अब हम देखते हैं हमारे वर्कबुक की एक्सरसाइज नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नोट्स। हमें यहाँ पर नोट्स की क्या वैल्यू होगी वो हमें बताना है। क्या लिखा है? फर्स्ट 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ की 5 नोट है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहाँ पर ब्लैंक में लिखना होगा। तो हमें पता है 1 नोट 100 रुपीज़ की वैसी कितनी है हमारे पास 5 1 जा 5। तो जो 5 नोट्स ऑफ 100 की वैल्यू होती है 500 रुपीज़। देन क्या है 12 नोट्स ऑफ रुपीज़ 5, यानी कि 12 नोट्स है आपके पास कितने रुपीज़ की 5 रुपीज़ की। तो उनकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। 5 2 जा 10, यहाँ पर 0 1 एज कैरी आएगा। 5 1 जा 5 प्लस 1 6। तो 12 नोट्स ऑफ रुपीज़ 5 उनकी वैल्यू होगी 60 रुपीज़। देन क्या है 15 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, यानी कि आपके पास 10 रुपीज़ की 15 नोट्स है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी 150 रुपीज़। देन क्या है 14 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि आपके पास 50 रुपीज़ की 14 नोट्स है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या करना होगा मल्टीप्लिकेशन, ये 0 पहले से ही रख देते हैं। 5 4 जा 20, यहाँ पर 0 2 एज अ कैरी। 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना आया 7। तो 14 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ की वैल्यू होती है 700 रुपीज़। देन क्या है 4 नोट्स ऑफ रुपीज़ 500, यानी कि अगर आपके पास 500 की 4 नोट है तो उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो 5 4 जा 20 और ये दोनों 0 यहाँ पर पीछे आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू कितनी हुई 2000 रुपीज़। 4 नोट्स ऑफ 500 रुपीज़, यानी कि उनकी वैल्यू हुई 2000। देन क्या है 8 नोट ऑफ 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ की आपके पास 8 नोट है तो उनकी वैल्यू क्या होगी 2 8 जा कितना होता है 2 8 जा होता है 16 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 160 रुपीज़, यानी कि 8 की अगर मेरे 20 रुपीज़ की अगर मेरे पास 8 नोट है यानी कि मेरे पास 160 रुपीज़ है। देन क्या है 3 नोट्स ऑफ 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपीज़ की अगर मेरे पास 3 नोट हो तो उनकी वैल्यू क्या होगी 3 2 जा 6 और उसके पीछे 2 0। तो कितनी वैल्यू होगी अगर मेरे पास 200 की 3 नोट है इसका मतलब मेरे पास 600 रुपीज़ है। देन क्या है 25 नोट ऑफ 2 रुपीज़, यानी कि अगर आपके पास 2 रुपीज़ की 25 नोट है तो उनकी वैल्यू क्या होगी 2 5 जा 10, यहाँ पर 0 1 एज अ कैरी। 2 2 जा 4 और ये रहा 1 तो क्या आया हमारा आंसर 50। देन क्या है 2 नोट्स ऑफ 2000 रुपीज़, यानी कि अगर आपके पास 2000 रुपीज़ की 2 नोट है तो इसका मतलब आपके पास कितने पैसे हैं 2 2 जा 4 और यहाँ पर 3 0, यानी कि अगर आपके पास 2000 की 2 नोट है इसका मतलब आपके पास टोटल 4000 रुपीज़ है, यानी कि 4000 उसकी वैल्यू हुई। देन क्या है 9 नोट्स ऑफ 100, यानी कि 100 रुपीज़ की अगर आपके पास 9 नोट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 9 1 जा 9, तो उसकी वैल्यू होगी 900 रुपीज़। देन क्या है एक्सरसाइज नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट क्या लिखा है हाउ मैनी नोट ऑफ 50 मेक 300 रुपीज़, यानी कि
50 की कितनी नोट इकट्ठा की जाए तो 300 रुपीज़ हो गए। तो हमें वैल्यू पता है 1 नोट, इसका मतलब 50 रुपीज़। वैसे कितने रुपीज़ है यहाँ पर 300। तो कैसे करेंगे 300 के कितने नोट हो गए, यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 50। ये 0 0 चला गया। 5 6 जा 30, यानी कि हमारे पास अगर 50 रुपीज़ की 6 नोट होगी तो उसकी वैल्यू 300 रुपीज़ होगी। देन क्या है, हाउ मैनी नोट ऑफ 20 मेक 180 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ की कितनी नोट हो तो उसकी वैल्यू 180 रुपीज़ होगी। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1 नोट की वैल्यू है 20 रुपीज़, आपके पास है 180 रुपीज़, तो वैसे कितनी 20 रुपीज़ वाली नोट होगी, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 9 जा 18, यानी कि अगर 20 रुपीज़ की 9 नोट होगी आपके पास तो उसकी वैल्यू 180 रुपीज़ होगी। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी नोट ऑफ 500 मेक 8000 रुपीज़, यानी कि आपके पास 500 रुपीज़ की एक नोट, आपके पास 8000 रुपीज़ है, उसमें सभी नोट कैसी है 500 वाली, तो कितनी 500 की नोट होगी वो हमें बताना है। 1 नोट की वैल्यू है 500 रुपीज़, हमारे पास है 8000 रुपीज़, तो कितनी नोट होगी 500 वाली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 500। 0 0 चला जाएगा। 5 1 जा 5, अब कितने बचे, 5 में से 8 चले जाए तो कितने बचे 6 7 8, यानी कि 3 बचे। 3 6 जा 5 6 जा 30, तो हमारा आंसर क्या आया 16, यानी कि अगर हमारे पास 500 की 16 नोट होगी इसका मतलब हमारे पास 8000 रुपीज़ हुए। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी नोट ऑफ रुपीज़ 500 100 एंड 5 मेक 620, यानी कि हमारे पास 500 की नोट है, 100 की नोट है एंड 5 रुपीज़ की नोट है, उसको मिला के हमें कितने पैसे बनाने हैं 620 रुपीज़। तो कौन सी नोट कितने टाइम होगी वो हमें बताना है। हमें कितने बनाने हैं 620 रुपीज़, हमारे पास पैसे कितने हैं 620। इसका मतलब 500 की अगर 2 नोट हो जाए उसका मतलब 1000 रुपीज़ हुए, और हमारे पास तो सिर्फ कितने रुपीज़ है 620, यानी कि 500 की ओनली 1 नोट होगी। देन क्या है 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की 2 नोट्स की जाए तो 500 प्लस 200 यानी कि 700 हो जाएगा, वो हमारे पास पैसे है उससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 100 रुपीज़ की भी 1 ही नोट होगी। देन क्या है 5 रुपीज़, हमें हमारा 500 प्लस 100 यानी कि 600 तो हो गया, अब बचे कितने 20 रुपीज़, यानी कि 5 रुपीज़ के अगर हमारे पास 4 नोट्स हो तो हमारे पास 620 रुपीज़ हो जाएंगे। कैसे, ये 500 की 1 नोट यानी कि 500 प्लस 100 रुपीज़ की 1 नोट यानी कि 100 प्लस 100 प्लस जो 5 रुपीज़ है उसकी 4 नोट, 5 4 जा 20 यानी कि प्लस 20, तो हो गया 0, यहाँ पर 2, 5 प्लस 1 6, तो हमारा आंसर आ गया 620 रुपीज़। देन क्या है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 500 एंड 10 मेक 230 रुपीज़, यानी कि 100 की नोट है आपके पास, 50 रुपीज़ की नोट है एंड 10 रुपीज़ की नोट है, उन सभी को मिला के हमें कितने पैसे बनाने हैं 230, यानी कि हमारे पास पैसे कितने हैं 230। तो कौन सी नोट कितना टाइम होगी वो हमें बताना होगा। फर्स्ट देखते हैं 100 रुपीज़,
100 रुपीज़ की 2 नोट होगी तो 200 हो जाएगा। तो फिर 50 रुपीज़ की कितनी नोट होगी हम लोग वो नहीं बता सकेंगे। हमारे पास 50 रुपीज़ की भी नोट है, इसका मतलब उसे भी कंसीडर करना होगा। तो कैसे करेंगे? 100 रुपीज़ की 1 नोट, इसका मतलब 100 रुपीज़ हुई। 50 रुपीज़ की अगर हमारे पास 2 नोट हो, इसका मतलब अगेन 100 रुपीज़ हुए। देन क्या है? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ की यहाँ पर लास्ट कितने बचे? 30। 10 रुपीज़ की 3 नोट यानी कि 30। टोटल करो, यहाँ पर 0, 3, 1 + 1 2, तो हमारे पास जितने थे उतने पैसे आ गए 230 रुपीज़। इसका मतलब है 100 रुपीज़ की 1 नोट होगी, 50 रुपीज़ की हमारे पास 2 नोट होगी एंड 10 रुपीज़ की हमारे पास 3 नोट होगी। तो हम लोग हमारे जेब में 230 रुपीज़ है वो बता सकेंगे। देन क्या है? राइट द इंटरेस्ट पेड इन द टेबल गिवन बिलो। यानी कि हमें यहाँ पर क्या है, हमने देखा था लोन वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में। हम लोग लोन लेते हैं तो हमें उसके ऊपर जब हम पैसे वापस करें तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। उसमें जो क्लियर अमाउंट हो, जो पहले ली थी वो अमाउंट हमने दी, वो अमाउंट उन दोनों को माइनस करके हमें जो अमाउंट मिले उस अमाउंट को बोलते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। राइट द इंटरेस्ट पेड इन द टेबल गिवन बिलो। हमें यहाँ पर एक टेबल दिया है, उसमें लिखा है अमाउंट विथ इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट यानी कि आपने कितने पैसे लिए थे वो, अमाउंट विथ इंटरेस्ट यानी कि आपने लिए पैसे, उसमें इंटरेस्ट की जो अमाउंट थी वो ऐड करके कितने पैसे हुए वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना पैसा जिसको दिया था, जिसके पास से लिया था उसे मुनाफा हुआ, कितने पैसे आपने उनको एक्स्ट्रा दिए उसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर फर्स्ट है 500 अमाउंट किसी ने ली थी, अमाउंट विथ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट के साथ अमाउंट उन्होंने वापस कितनी की 570 रुपीज़। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ओनली इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हुई, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अमाउंट विथ इंटरेस्ट में से अमाउंट है उसे माइनस करना होगा। क्या करना होगा? फिर से बोलती हूँ, अमाउंट विथ इंटरेस्ट में से अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है 570 रुपीज़ माइनस 500, तो यहाँ पर आएगा 0, ये 7, 5 - 5 0, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितने रुपीज़ हुए 70 रुपीज़। वैसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर 1015 रुपीज़, वो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस अमाउंट कितनी थी 956 रुपीज़। यहाँ पर 5 है कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 15, ये 1 है वो कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 10, ये है वो कैंसल आउट हो जाएगा और वो कैंसल आउट होकर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 8 और ये वाला यहाँ पर आएगा 9, ये वाला कैंसल 0, 15 - 6, 15 में से 6 चला जाए तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि आया 9। 10 में से 5 चला जाए तो कितना बचेगा, 10 में से 5 चला जाए तो बचेगा 5, यहाँ पर 9 यानी कि 0, ये भी कैंसिल हुआ 0, तो हमारा आंसर क्या आया 59। देन क्या है अमाउंट, थर्ड में है अमाउंट 723 रुपीज़, अमाउंट विथ इंटरेस्ट है 852 रुपीज़, यानी कि 852 रुपीज़ माइनस 723 रुपीज़, यहाँ पर आएगा 12, ये कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 4। 12 में से 3 माइनस करना है तो कितने बचेंगे, 12 में से 3 माइनस करो 12, 11, 10, तो उसके बाद के कितने बचे 9 और ये क्या है 4 - 2, 4 में से 2 चला जाएगा तो
2 और 8 माइनस 7 1, यानी कि हमारा आंसर आया 129 रुपीज़ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ही 4 नंबर का है, उसमें अमाउंट है 1232 रुपीज़, अमाउंट विथ इंटरेस्ट है 1339 रुपीज़। हमें क्या करना है, अमाउंट विथ इंटरेस्ट में से अमाउंट को माइनस करना है। 1339 रुपीज़ माइनस 1232 रुपीज़। 9 माइनस 2, 9 में से 2 चला जाए तो कितना बचेगा 7। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 माइनस 1 0, तो हमारा आंसर क्या आया 107। वैसे ही 5 नंबर का है, उसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको अपने आप ही करना है। आपको देखना है कि आपको क्या फाइंड करना आ गया कि नहीं आया। अब देखते हैं 4 नंबर का एक्सरसाइज। हरीलाल टूक अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक, यानी कि पहले कौन है, हरीलाल। उन्होंने क्या लिया, लोन, कितने रुपीस की, 300 रुपीज़ की। लोन कहाँ से ली, बैंक में से। देन क्या लिखा है, ही विल डिपोजिट रुपीज़ 554 ईच मंथ। वो ईच मंथ बैंक में कितने पैसे जमा करने के लिए जाते थे, 54 रुपीज़। इन द बैंक अप टू 6 मंथ, यानी कि वो 6 मंथ एवरी मंथ बैंक में 54 रुपीज़ जमा करने के लिए जाते थे। देन क्या है, एंड बाबूलाल टूक अ लोन ऑफ 300 रुपीज़ फ्रॉम मनी लेंडिंग फ्रेम एंड रिटर्न, यानी कि ये कोई पॉलिसी होगी। उनके पास से बाबूलाल थे, उन्होंने 300 रुपीज़ लिए एंड रिटर्न 360 रुपीज़। उन्होंने 6 मंथ के बाद कितने पैसे वापस किए, 360 रुपीज़। वो हैज़ टू पे मोर मनी, जो हीरालाल है एंड बाबूलाल है, उन दोनों में से किसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, वो हमें आंसर देना है। हाउ मच, कितने पैसे ज़्यादा पे करने पड़े, वो भी हमें आंसर देना है। पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हरीलाल एंड यहाँ पर लिखते हैं बाबूलाल। हरीलाल ने 1 मंथ में कितने पैसे दिए, 54। वैसे उन्होंने कितने मंथ पैसे दिए, तो 6 मंथ के कितने दिए होंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 6 4 जा और 6 5 जा, जो भी आए वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। 6 4 जा कितना आएगा, 6 4 जा 24। देन यहाँ पर है 6 5 जा कितना होगा, 30 प्लस 2 32, यानी कि हीरालाल ने 6 मंथ में कितने पैसे बैंक को दिए, 324 रुपीज़। यहाँ पर उन्होंने 324 रुपीज़ अमाउंट विथ इंटरेस्ट दिए। बाबूलाल ने 6 मंथ के बाद कितने पैसे दिए, 360 रुपीज़। ये बाबूलाल ने पे किए, ये हरीलाल ने। तो बाबूलाल ने ज़्यादा पैसे पे किए। वो हैज़ टू पे मोर मनी, किसने ज़्यादा पे किए, तो हमारा आंसर आएगा बाबूलाल। हाउ मच, कितने ज़्यादा पैसे पे किए, तो उसके लिए क्या करना होगा, 360 माइनस 324 रुपीज़। यहाँ पर 0, उसे कैंसिल करके 10, यहाँ पर 6 को कैंसिल करके यहाँ पर आएगा 5। 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, यानी कि जो बाबूलाल थे उन्होंने 36 रुपीज़ ज़्यादा पे किए। देन क्या है, शंकरलाल टुक अ लोन ऑफ 6000 फ्रॉम अ बैंक टू मेक अ शॉप। शंकरलाल थे, उन्होंने बैंक में से कितनी लोन ली, 6000 रुपीज़ की। टू मेक अ शॉप, क्या बनाने के लिए उन्होंने लोन ली, शॉप बनाने के लिए। ही विल डिपोजिट
1060 each month in the bank up to 6 month। वो एवरी मंथ बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट यानी कि जमा कराने चाहते थे 160 रुपीज़। वैसे वो कितने मंथ गए 6 मंथ। देन क्या है, रजनी भाई टूक अ लोन ऑफ 6000 फ्रॉम मनी लेंडिंग। जो रजनी भाई थे उन्होंने मनी लेंडिंग के पास से 6000 रुपीज़ लिए। देन क्या है, रिटर्न 6600 आफ्टर 6 मंथ। उन्होंने कितने उनको रिटर्न किए 6600 रुपीज़। Who has to pay more money? किसे ज़्यादा मनी पे करने पड़े, हाउ मच कितने ज़्यादा पैसे पे करने पड़े वो भी हमें यहाँ पर बताना है। पहला कौन है, शंकर लाल, यहाँ पर लिखे थे शंकर लाल। और दूसरा कौन है, रजनी लाल, रजनी बाई। रजनी बाई का तो पता है, उन्होंने 6600 रुपीज़ 6 मंथ के बाद दिए। शंकर लाल ने 1 मंथ में 10,060 रुपीज़ दिए, 1060 रुपीज़ दिए। वैसे उन्होंने 6 मंथ दिए तो वो कितने हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 1060 यानी कि 6 कितना होगा 36, यानी कि यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ गया 3, 6 1 जा 6, यानी कि उन्होंने ये जो शंकर लाल थे उन्होंने कितने पैसे पे किए 6360 रुपीज़। और जो रजनी बाई थे, रजनी बाई, उन्होंने 6 मंथ के बाद कितने पैसे पे किए 6600 रुपीज़। यानी कि किसने ज़्यादा पैसे पे किए, तो हमारा आंसर आएगा रजनी बाई। कितने ज़्यादा पैसे पे किए, तो 6600 माइनस 6360 रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा 0, ये 0 कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 10, 6 कैंसल आउट होकर आएगा 5, 10 माइनस 6 आंसर आएगा 4, 5 माइनस 3 तो क्या आंसर आएगा 2, 6 माइनस 6 0। यानी कि रजनी बाई ने 240 रुपीज़ ज़्यादा पे किए। क्या हुआ हमारा आंसर, जो रजनी बाई थे उन्होंने मनी लेंडिंग कंपनी को 2040 रुपीज़ जो शंकर लाल थे उनसे ज़्यादा पैसे पे किए। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्लीट द टेबल। हमें यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसे हमें देखना है और उसे कंप्लीट करना है। पहले उसमें दिया है नंबर, नंबर के बाद हमें दिया है आइटम यानी कि कौन सी चीज़ है वो। देन क्या लिखा है, बाइंग प्राइस यानी कि उसे कितने में खरीदी थी वो प्राइस दिए हैं। देन क्या है, सेलिंग प्राइस, वो जो भी चीज़ खरीदी थी उसे उन्होंने कितने पैसे में बेची वो प्राइस दी है। उसके बाद जो कॉलम है वो है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि कोई भी चीज़ को खरीदा और उसे दूसरे को बेचा तो उसमें उनसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट यानी कि जितने में खरीदा था उससे ज़्यादा पैसे मिलना, लॉस यानी कि जितने में खरीदा था उससे कम पैसे मिलना। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देन क्या लिखा है, हाउ मच। हाउ मच यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो वो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, वो हमें यहाँ पर बताना होगा। फर्स्ट है 10 पेंसिल। 10 पेंसिल को कितने में खरीदा था, बाइंग प्राइस है 35 रुपीज़, उसे सेलिंग प्राइस कितनी है 40 रुपीज़, यानी कि उसे कितने में बेचा वो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज़्यादा है तो उसका मतलब आपको डायरेक्टली प्रॉफिट होगा। अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपीज़ में खरीदी और उसे आप 9 रुपीज़ में किसी और को दे देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉस हुआ।
अगर सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब डायरेक्टली हो जाता है कि आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस देखकर ही आइडिया आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बाद में हमें क्या करना है, प्रॉफिट हुआ हो तो सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस करना है, अगर लॉस हुआ हो तो बाइंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। तो कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, 10 पेंसिल्स, बाइंग प्राइस है 35 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है बाइंग प्राइस से जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट यानी कि मुनाफा हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मच, यानी कि कितने पैसे प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस करना होगा। यानी कि 40 माइनस 35, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 3, 10 माइनस 5, 5, 3 माइनस 3 0, यानी कि 5 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है, 30 नोट बुक्स। आप आइटम क्या है, 30 नोट्स बुक, उसको कितने में बाय की थी, 135 रुपीज़ में। बाइंग प्राइस है 135, सेलिंग प्राइस क्या है 165। तो बाइंग प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रॉफिट, क्या हुआ, प्रॉफिट। अब हमें बताना है कि हाउ मच प्रॉफिट, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस कर देंगे। 165 माइनस 135 रुपीज़, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 3 कितने आएंगे, 3, 1 माइनस 1 0। तो कितने रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज़ का। देन क्या है, 5 कंपास बॉक्स, बाइंग प्राइस है 185 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 210 रुपीज़। तो कौन सी प्राइस ज़्यादा है, बाइंग प्राइस की सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या हुआ होगा, हमें हुआ होगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस करना होगा। इसका मतलब 210 माइनस 185 रुपीज़, यहाँ पर 0 है वो कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 10, और ये 21 है उसे डायरेक्टली कैंसल आउट करके 20 भी लिख सकते हैं। 10 माइनस 5 तो कितने बचे, 5, 20 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, यानी कि हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपीज़। देन क्या है, 1 टेबल, टेबल की जो बाइंग प्राइस है वो कितनी है, 325 रुपीज़। देन उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 403 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि बाइंग प्राइस, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यानी कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ वो पता करना हो तो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस को माइनस कर लेंगे। यानी कि 403 रुपीज़ माइनस 325 रुपीज़, यहाँ पर 3 है उसे कैंसल आउट करके यहाँ पर आएगा 13, ये 0 कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 9, ये 4 कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 3। 13 में से 5 जाए तो कितने बचेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कितने बचे, 6, 7, 8, कितने बचे 8। 9 में से 2 चला जाए तो कितने बचेंगे, 7, 3 माइनस 3 0। प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज़ का हुआ, 78 रुपीज़ का। यानी कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट कैसे होता है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ, अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो इसका मतलब होगा लॉस हुआ। देन क्या है, 1 चेयर, उसकी बाइंग प्राइस है 340 रुपीज़,
सेलिंग प्राइस है 285 रुपीज़। यहाँ पर हमें किसकी प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रही है? बाइंग प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रही है कि सेलिंग प्राइस? तो हमें यहाँ पर बाइंग प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस कितने पैसे हुआ वो काउंट करना हो तो कैसे करेंगे? बाइंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, यानी कि जो बड़ी रकम है उसमें से छोटी रकम को माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट या लॉस हमें मिल जाएगा, यानी कि 340 माइनस 285 रुपीज़। यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो वो कैंसल आउट होगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, ये 4 है वो कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 13 और ये 3 है वो कैंसल आउट होकर यहाँ पर आएगा 2। 10 में से 5 चला जाए तो कितना बचेगा? 5। 13 में से 8 चला जाए तो कितना बचेगा? 9, 10, 11, 12, 13। तो कितने बचे? हमें यहाँ पर 5 बचे। 2 - 2 0। तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ? 55 रुपीज़ का लॉस हुआ। लॉस हुआ वो हमें कैसे पता चला? हमारी बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, उससे हमें पता चल गया कि हमें लॉस हुआ। देन क्या है? 1 टीवी, उसकी बाइंग प्राइस है 9645 रुपीज़, उसकी सेलिंग प्राइस है 8992 रुपीज़। बाइंग प्राइस है 9064 रुपीज़। देन उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 8992 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर बाइंग प्राइस है वो कैसी है? बाइंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस कैसी है? कम है। सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें हुआ लॉस। कितना लॉस हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे? बाइंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, या फिर जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर होगा उससे माइनस करेंगे। 9645 रुपीज़, फिर से लिखती हूँ 9645 रुपीज़ माइनस 8992 रुपीज़। यहाँ पर 5 है वो कैंसल होगा, नहीं कैंसल होगा। 5 में से 2 चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 3। 4 9 से कैसा नंबर है? छोटा नंबर, तो वो अब कैंसल होगा, यानी कि वो कैंसल हुआ। और यहाँ पर क्या आ गया? 14, और ये कैंसल होकर यहाँ पर क्या आ गया? 15, ये कैंसल होकर यहाँ पर आएगा 8। 14 - 9 तो कितने बचेंगे? 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि कितने बचे यहाँ पर? 5। 15 - 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 3, 3, 6। 8 - 8 0। यहाँ पर लॉस हुआ वो भी कितने सारे पैसों का हुआ? 653 रुपीज़ का लॉस हुआ। देन क्या है? 4 किलोग्राम ग्रेप्स, उसकी बाइंग प्राइस है 280 रुपीज़ एंड उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 310 रुपीज़। 280 रुपीज़ क्या है? वो है बाइंग प्राइस। 310 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। कितने रुपीज़ प्रॉफिट हुआ उसके लिए क्या होगा? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होगा। यहाँ पर आया 0, यहाँ 11, यहाँ पर 2, ये 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, 10, 11, यानी कि 3। 2 - 2 0, यानी कि 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। वैसे ही 8, 9 एंड 10 वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है वो भी देखना होगा। प्रॉफिट हुआ वो कैसे डिसाइड होगा? सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होगा। अगर बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें लॉस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। देन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल गिवन बिलो इन द टेबल।
हमें यहाँ पर एक टेबल दिया है, उस टेबल में हमें कुछ डिटेल्स दी है, उस डिटेल के अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके हमें आंसर देने होंगे। फर्स्ट कॉलम है नंबर, आइटम, प्राइस। फर्स्ट में है 15 पेंसिल, उसकी प्राइस क्या है 45 रुपीज़, यानी कि हमें यहाँ पर पहले तो क्या करना है, कोई भी आइटम है उसकी वन आइटम की क्या प्राइस है वो हम लोग निकाल देंगे, तो बाद में हमें बहुत ही इजी रहेगा। यहाँ पर 15 पेंसिल की 45 रुपीज़ है, तो वन पेंसिल के कितना होगा, यानी कि क्या होगा 45 डिवाइडेड बाय 15, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 3 जा 5 9 जा 5 कैंसिल हो गया, 3 जा 9, यानी कि हमें यहाँ पर पता चला कि एक पेंसिल की प्राइस कितनी है 3 रुपीज़। देन क्या है 12 पेन्स प्राइस है 120 रुपीज़, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 120 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1 जा 12, यहाँ पर 0, तो एक पेन की प्राइस क्या होगी 10 रुपीज़। देन क्या है 8 स्टेपलर, उसकी प्राइस है 240 रुपीज़, यानी कि हमें क्या करना होगा, वन स्टेपलर की क्या प्राइस होगी वो पहले ढूंढ लेते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, 240 डिवाइडेड बाय 8, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। 8 है तो उसे 4 2 जा, जैसे जैसे स्मॉल करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 12, 4 3 जा 12, यानी कि 8 स्टेपलर की अगर यहाँ पर 240 रुपीज़ है तो वन स्टेपलर की प्राइस होगी 30 रुपीज़। देन क्या है 4 शार्पनर्स रुपीज़ प्राइस कितनी है 8, यानी कि 8/4, यानी कि कितने रुपीज़ का एक शार्पनर होगा 2। कैसे काउंट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, वैसे भी कर सकते हैं। देन क्या है 7 फेविस्टिक, उसकी प्राइस है 245 रुपीज़, यानी कि 245 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, कितने बचे यहाँ पर बचे 3, यहाँ पर आ गया 5, 7 5 जा 35, तो यहाँ पर एक फेविस्टिक की प्राइस क्या होगी 35 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें पता चला कि वन पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज़, वन पेन की प्राइस है 10 रुपीज़, 1 स्टेपलर की प्राइस है 30 रुपीज़, 1 शार्पनर की प्राइस है 2 रुपीज़, 1 फेविस्टिक की प्राइस है 35 रुपीज़। हमें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल, यानी कि अगर आपको 25 पेंसिल बाय करनी है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो हमें यहाँ पर जो वन पेंसिल या फिर वन थिंग की कॉस्ट निकाल दी, उसके अकॉर्डिंग इनके आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, वन पेंसिल की प्राइस है 3 रुपीज़, देन 25 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, 5 यहाँ पर 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा 75 रुपीज़। देन क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स, यानी कि अगर आपको 18 पेन बाय करनी हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। हमें पता है एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, यानी कि 18 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी 18 मल्टीप्लाई बाय 10, तो होगी कॉस्ट 180 रुपीज़। देन क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 स्टेपलर्स, यानी कि अगर आपको 12 स्टेपलर बाय करने हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। हमें यहाँ पर पता है कि 1 स्टेपलर है उसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़, वैसे हमें कितने स्टेपलर बाय करने हैं 12, तो हम लोग कैसे करेंगे 12
मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और उसके पीछे आ जाएगा 0। तो कितनी कॉस्ट होगी 312 स्टेपलर की? 360 रुपीज़। देन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 36 शार्पनर्स? हमें पता है एक शार्पनर की कॉस्ट कितनी होती है 2 रुपीज़। यहाँ पर हमें बाय कितने करने हैं? यहाँ पर हमें बाय करने हैं 36 शार्पनर, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, 1 एज अ कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 72 रुपीज़। देन क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 फेविस्टिक? हमें पता है एक फेविस्टिक की कॉस्ट है 35 रुपीज़, वैसी 10 फेविस्टिक है, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि क्या आंसर आया? 350 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स एंड 3 स्टेपलर? हमें पता है कि एक पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज़ एंड एक स्टेपलर है उसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो उनको मिलाकर कितना होगा? तो यहाँ पर जो 20 पेंसिल है, 1 पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज़, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 स्टेपलर, यानी कि 1 स्टेपलर की कॉस्ट है 30 रुपीज़, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर 0, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 0 3 3 ज़ा 9, यानी कि 90 + 60, 0 9 + 6 15, यानी कि अगर 20 पेंसिल्स एंड 3 शार्पनर बाय करें तो उसकी टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी? 150 रुपीज़। वैसे ही नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स एंड 8 फेविस्टिक? यानी कि अगर आप लोग 15 पेन्स बाय करते हो एंड 8 फेविस्टिक बाय करते हो स्टोर में से, तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? हमें पता है एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, वैसी कितनी पेन है? 15, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 150 रुपीज़ हो गया। देन क्या है, 35 रुपीज़ कॉस्ट है किसकी? फेविस्टिक की। हमें कितनी फेविस्टिक बाय करनी है? 8, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 8 5 ज़ा 40, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 3 ज़ा कितना होता है? 8 3 ज़ा 24, 24 + 4 28, कितना हुआ? 28, यानी कि 280 + 150, यहाँ पर 0, 8 + 5, तो क्या आएगा? 9 10 11 12 13, यहाँ पर 3 1 एज अ कैरी आएगा, 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर हम लोग 15 पेन एंड 8 फेविस्टिक बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट टोटल होगी 430 रुपीज़। हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं एंड 7 फेविस्टिक का प्राइस है 245 रुपीज़। हमें पता चला कि 1 फेविस्टिक की प्राइस है 35, तो उसमें +35 करके भी कर सकते हैं। एंड दूसरा वे दिखाऊँ तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 15 पेंसिल की प्राइस है 45 रुपीज़, तो 25 पेंसिल की कितनी होगी? ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले क्या किया, जो भी थिंग्स है, जो भी आइटम है, उसमें एक चीज़ की कितने पैसे हो गए वो निकाल दिया, तो वो इजी रहेगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।